फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब संघ की कार्यपालिका के प्रथम कार्यालय धारक यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के अभी तक के जो भी वीडियोस हमने संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के संबंध में बनाए, उसमें भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक, उन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दी और कई वीडियोस बनाए। और वास्तव में डिटेल में जानकारी देने का मकसद ही यही है कि इससे संबंधित चाहे जिस तरह के सवाल प्रीलिम्स में या भारत में आईएएस, पीसीएस या डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब देने की आप स्थिति में रहिए। तो आज के इस क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि भारत के संवैधानिक प्रधान हैं, साथ में भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें कार्यपालिका का प्रधान बताया गया। ठीक है, साथ में उन्हें जो है, उन्हें किसी न किसी रूप में संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। वो राष्ट्रीय कह सकते हैं कि सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश उनके अंदर मौजूद होता है। तो राष्ट्रपति की अगर शक्तियों को देखा जाए तो उस तरह से अगर भारत के संविधान का अगर उसका सही तरीके से विवेचना किया जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां काफी ज्यादा व्यापक और विस्तृत है। ठीक है, ये बात सही है कि उनको हमेशा अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना पड़ता है और वो लाजमी भी है, क्योंकि भारत में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया नहीं गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो क्या है कि सर्वे सर्वा होती है। लेकिन भारत में इसके विपरीत कौन सी पद्धति को अपनाया गया? संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद में अंतर्निहित होता है, जिसके प्रधान कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। जबकि वास्तविक कार्यपालिका के विपरीत अगर नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति हैं। इसलिए राष्ट्रपति को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, एक बार उनको राइट होता है कि वो जो मंत्रिपरिषद ने उन्हें सलाह दी है उसको पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस कर सके। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मंत्रिपरिषद उसी जो है सलाह पर, उसी जो है सुझाव पर अगर वो टिका रहता है तो राष्ट्रपति को उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्राध्यक्ष होने की वजह से, संसद का अभिन्न अंग होने की वजह से, कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रधान होने की वजह से, सर्वोच्च जो रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश उनमें अंतर्निहित होने की वजह से, उनके पास की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का जो विविधताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। और इस वजह से उनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को कई खंडों में बांट कर जो है वो देखना पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत आज के इस क्लास में हम सब जो बात करेंगे वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्र की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके बारे में आज बात करेंगे। फिर हम राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां जो है, विधायी शक्तियां, उसके बारे में, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, उस पावर का हम सब कई सेगमेंट में बांट कर देखेंगे और अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पोर्शन हो जाता है। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो खंड, ये भाग जो है, भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की जो है वो क्या है कि सारे प्रावधानों को, उपबंधों को जो है वो अपने में समेटे हुए है। इसलिए ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें हर एक टॉपिक पर जो है आप विस्तृत विवेचना कर रहे हैं अगर, तो इस पे कई वीडियोस जो है बन सकते हैं। और मैं उसी में लगातार जो है वो लगा हुआ हूं ताकि आप तक एक एक छोटी छोटी जो बात है वो सारी बातें भी पहुंच सके। बाकी आप पढ़ते रहिए, नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे आउटलाइन भी बनाया है। तो वो सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं जो पढ़ने के लिए अपनाई जा सकती है वो सारी प्रक्रिया पर हम काम कर रहे हैं। हम लगातार जो है आपकी भलाई के लिए, या आप एक बेहतर पोजीशन में रहें। ठीक है, देखिए भलाई जो है हम दूसरों का, एक दूसरे की भलाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, हम वाइसी वर्सा है, आप हमारे बारे में सोचते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं, और एक दूसरे के बारे में सोचने से ही जो है एक दूसरे का काम जो है
है पूरा होता है। ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, कहीं ना कहीं सिर्फ आपके लिए जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं उसी में भी हमारा अपना हित है, अपनी भलाई है। ठीक है, ये ईमानदारी जो बात है, ईमानदारी वाली जो बात है, यही है कि वास्तव में हर कोई सिर्फ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपके लिए काम करके वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो क्या है कि हेडिंग जो डालेंगे ना, वो हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति के पद की जो अवस्थिति है, स्थिति है, सिचुएशन जो है वो अगर समझ लें तो हम इनके पावर को भी, उसके स्वरूप को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिए राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है, संसदीय शासन की व्यवस्था। ठीक है, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहकर पुकारा जाता है। संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई है और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाएगा और मैं इतनी बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और संसदीय शासन की व्यवस्था में जो प्रधान होते हैं, ठीक है, जो प्रधान होते हैं वो दो तरीके के होते हैं और वो एक होता है, पहले नाम मात्र का प्रधान होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा नाम मात्र का प्रधान और दूसरा हो जाएगा वास्तविक प्रधान। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान। तो यहाँ पे नाम मात्र का प्रधान जो है वो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। जबकि अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक जो प्रधान होंगे वो वास्तविक प्रधान जो है वो कौन हो जाएंगे, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद हो जाएगा और जिसका प्रधान जो है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। अब यहां पे देखिए जो संसदीय शासन की व्यवस्था है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जो वास्तविक शक्ति है, ठीक है, संसदीय शासन की व्यवस्था में वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास है, वो होगा संसद के पास। ठीक है, वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, शक्ति संसद के पास है। तो आप ये कहोगे कि वास्तविक शक्ति फिर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, तो वास्तव में इसी संसद के, इसी के तो सदस्य होते हैं ना, इसी के सदस्य जो होते हैं वो कौन होंगे, वो होंगे मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री जो भी होंगे। ठीक है, आपको ये मालूम है कि वास्तव में जो भी मंत्री परिषद का सदस्य होगा या जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, उन्हें संसद का सदस्य जो है होना अनिवार्य है और संसद जो चुनाव में बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसी दल को वो कार्य करने के लिए कार्यपालिका शक्ति जो है वो क्या है कि प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये जो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन क्या संसद का सदस्य हो बिना भारत का व्यक्ति, कोई व्यक्ति, नागरिक जो है प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या वो संसद का सदस्य हो सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है, क्या वो प्रधानमंत्री हो सकता है? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह तक ही, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही हो सकता है। 6 महीने के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का उसे सदस्य होना पड़ता है। और अगर मान लीजिए सदस्य नहीं होता है तो 6 महीने के बाद इनका जो मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है या प्रधानमंत्री जो भी है वो क्या होगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि संसद को पावर जो है वो ज्यादा है। आप बोलोगे कार्यपालिका जो है वो क्या है कि वो वास्तविक प्रधान कैसे हो सकता है? तो वास्तविक प्रधान इसलिए है, संसदीय शासन की व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद इसलिए क्योंकि संसद ने ही उसे क्या किया है, शासन करने का अधिकार दिया है। कार्यपालिका का प्रधान के तौर पर संसद ने ही जो है, या संसद के सदस्य ही जो है सरकार चलाते हैं। संसद के सदस्य ही कार्यपालिका की समस्त गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो संसद ने पावर दिया है, इसीलिए ये जो कार्यपालिका होता है ना, वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में जब तक, विशेषकर लोकसभा में जब तक उसे विश्वास मत हासिल है, तब तक वो कार्य करता रहता है। और इसलिए संसद में जो विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा पूछे गए जो सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब देना कार्यपालिका का फर्ज बनता है, क्योंकि यह संसदीय शासन की परंपरा। इसीलिए एक मजबूत विपक्ष का होना संसदीय शासन की व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि संसदीय शासन की व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वास्तविक जो शक्ति है, वो शक्ति अंतर्निहित किसमें है, संसद में। और इसी के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। और हमने आपको बताया कि संसद का सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह तक ही, 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है। और अगर वो जो है सदस्य नहीं हो पाता है, तो फिर उस 6 महीने के समापन के बाद उसका ये सारे जो मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी जिस पोस्ट पर अगर वो बैठे हुए हैं, तो उनके सारे जो है वो क्या है कि अधिकार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमने आपको बताया कि वास्तविक जो नाम मात्र का प्रधान है, वो कौन है, राष्ट्रपति। और आपसे जो है सवाल जब ये पूछा जाए, मान लीजिए कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है भारतीय कार्यपालिका की जो है वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं, तो इस आधार पे कह सकते हैं कि देखिए, भारत के जो संविधान का आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 है, वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद 53 आर्टिकल 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें अंतर्निहित होगा, राष्ट्रपति में। ठीक है, एक बार फिर से ये अब तक याद हो जाना चाहिए था कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, वो क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो वो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और उसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, यहां पर अधीनस्थ अधिकारी कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा। तो यहां पर इस बात को समझना है कि 52 में तो राष्ट्रपति होगा ये कहा गया, लेकिन 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार, ठीक है, वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। और यहां पे अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, ये अधीनस्थ अधिकारी कौन है, तो ये मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान जो है वो क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब यहां पे देखिए आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो ये सारी जो बातें हैं वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक तरफ 53 ये कहता है, फर्स्ट हाफ में वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, जिसका प्रयोग, जब ये बात आती है कि जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उससे जो भी शक्तियां मिली हुई है, उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। और यहीं से बात जो है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से अलग हो जाता है, जहां पर राष्ट्रपति को, जहां पर जैसे अमेरिका एग्जांपल है, जहां पर राष्ट्रपति को सलाह और मशविरा देने के लिए राष्ट्रपति को जो है वहां पे मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। वहां पर वास्तव में वो पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, उस तरह की बातें
जो भी राष्ट्रपति का अपना जो मंत्री है वो सब अपना अपने हिसाब से है। तो यहां पर इस बात को जो है ध्यान में रखना है। तो जैसे आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कैसे आप ये कहोगे कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, तो इसका जवाब ये है कि आर्टिकल 53 ये साफ साफ ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित तो होगा, लेकिन उसका प्रयोग जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और आर्टिकल 74 भी ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दिखाता है कि राष्ट्रपति, अब देखिए क्या है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां, ठीक है, भले ही उसे मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं जिसका प्रयोग वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, उसको हम कई भागों में, कई कैटेगरी में उसको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। और वो डिवीजन जो है वो क्या है, तो इसके आगे देखिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ठीक है, एकदम आराम से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, शक्ति जो है उसका हम कई हिस्सों में विभाजन कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति का मतलब यहां पर क्या है कि कार्यपालिका शक्ति की जब बात आती है तो काम काज करने की जो शक्ति है उस शक्ति को ही हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, उसी को हम कार्यपालिका शक्ति कहकर जो है पुकारते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा। इसके बाद विधायिका शक्ति, जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है, लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्तियां, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियां हो गया, इसके बाद विधायी शक्तियां, ठीक है। विधायी शक्तियां जो है यहां पर कहने का मतलब देखिए, कार्यपालिका शक्ति जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका के नाम मात्र का ही सही प्रधान होने की वजह से उनकी कुछ कार्यपालिका शक्तियां हैं, भले ही उसका प्रयोग जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम विधायी शक्ति की बात करेंगे तो आपको ये मालूम है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 79 ये साफ साफ कहता है कि भारत का एक संसद होगा, भारत का एक पार्लियामेंट होगा जिसके अंग लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है। तो जो संसद है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि संसद के कितने चैम्बर हैं, संसद के कितने हाउसेस हैं, ठीक है, तो उसके 2 हाउसेस हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उसके 2 चैम्बर्स हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, ठीक है, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन पार्लियामेंट, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि उसमें 3 अंग हो जाएंगे, उसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन जब चैम्बर्स की बात आएगी, जब बात हाउसेस की आएगी, तो वो 2 सदनीय होता है, इसीलिए इसको बाई कैमरल कहा जाता है, ठीक है। बाई कैमरल यानी द्विसदनीय विधायिका कहा जाएगा, ठीक है। 2 हाउसेस लेजिस्लेचर कहकर पुकारा जाता है, 2 चैम्बर्स लेजिस्लेचर कहकर पुकारा जाता है। इसका जो बहुत ही क्वालिफाइड जो इंग्लिश वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है बाई कैमरल, ठीक है, बाई कैमरल कहा जाता है, ठीक है। संसद हमेशा हिंदुस्तान में बाई कैमरल है भारत के संविधान के लागू होने के बाद। और जब हम राज्य विधानसभा की, विधानमंडल की बात करते हैं तो वो यूनिकैमरल है, वो एक मतलब यूनिकैमरल भी है, अधिकांश में यूनिकैमरल है और कुछ में जो है बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में जैसे संसद है, राज्य में विधानमंडल है, केंद्र में जैसे संसद का द्विसदन लोकसभा राज्यसभा है, और जो बाई कैमरल यानी द्विसदनीय विधानमंडल जिस भी राज्य में है वहां पर 2 सदन उसके हो जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन यह ध्यान रखिएगा भारत के कुछ एक राज्य में, ये हम संसद जब आपको बताएंगे, जब राज्य विधानमंडल वगैरह सब बताएंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट होगा। बस इतनी बात आप समझिएगा कि संसद जो है
केंद्र का संसद है, बाई कैमरल है, ठीक है, उसको टू हाउसेस लेजिस्लेचर कहा जाता है। जैसे हम बाई मतलब होता है दो, बाई साइकिल जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है, दो पहिए होते हैं ना, दो पहिए होते हैं इसलिए बाई साइकिल कहते हैं, ठीक है। जब हम बाई कैमरल कहेंगे तो इसका मतलब है जिसके दो सदन हो, जिसके टू हाउसेस हो, टू चैंबर्स हो। जब यूनिकैमरल कहा जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा एक सदनीय, ठीक है। और एक सदन जो है वो क्या है, विधानमंडल। देखिए विधानमंडल में कहीं पे दो सदन है, कहीं पे एक सदन है। दो सदन होगा तो विधानसभा विधान परिषद, एक सदन होगा तो सिर्फ विधानसभा होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि विधानसभा हर राज्य में, और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में उन सब में कम से कम विधानसभा होगा ही होगा। लेकिन कुछ एक ऐसे राज्य जैसे आप देखिएगा कि जो है कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, इसके बाद आप उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, अब तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे क्या है कि वहां पर आप देखिएगा कि वो जो है वो हो जाएगा बाई कैमरल, यानी टू हाउसेस लेजिस्लेचर हो जाएगा। लेकिन अधिकांश जो राज्य हैं वहां पर विधानसभा होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए कि बाई कैमरल है यानी विधायी शक्तियां हैं, तो विधायी शक्तियां जो है राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि आर्टिकल 79 साफ साफ ये कहता है जो केंद्र की संसद है, उस केंद्र की संसद के जो है दो हाउसेस तो होंगे, लेकिन उसके जो पार्ट होंगे, उसके जो अंग होंगे वो 3 होंगे। और वो कौन कौन सा 3 अंग है, वो हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चूंकि संसद के अंग है, अच्छा एक बात और ध्यान दे दीजिएगा कि राष्ट्रपति संसद के अंग तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के अंग तो होते हैं लेकिन संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। इसलिए देखिएगा कि हमने जब राष्ट्रपति की योग्यता की बात की थी आर्टिकल 58 में, जब हम क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की थी, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक हो। दूसरी बात कि 35 साल की उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमने बताई थी कि उनमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए, ऐसी बात वहां नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और वास्तव में लोकसभा के या किसी भी राज्य मतलब जो भी संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति संसद के अंग तो हैं लेकिन संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आर्टिकल 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अंग है, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो संसद के अंग होने के नाते राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ तो ताकत होगी, कुछ ना कुछ तो पावर होंगे। और वो पावर फिर क्या है, वही जो पावर है वही कहलाएगी विधायी शक्तियां, ठीक है। वही जो पावर है उस पावर को हम क्या कहेंगे, विधायी शक्तियां कहकर पुकारेंगे, ठीक है। कुछ जो इंग्लिश वर्ड बता रहा हूं ना, यूनिकैमरल, बाई कैमरल, ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विधायी शक्तियां हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा न्यायिक शक्तियां। अगर हम जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियां जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको कभी भी लिखने की अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, मेंस वगैरह सब IAS PCS का जब भी आप दोगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां, तो ये सब ये रटने की जरूरत नहीं है। सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। तो ये तीनों से आप सोच लीजिए कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं इसलिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की, अगर आप देखें तो इसको यहां पे कार्यपालिका शक्तियों में भी देख सकते हैं, न्यायिक शक्तियों में भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट और साथ में जो हाई कोर्ट है उसके जजेस की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उसके जजेस की नियुक्ति करते हैं। ये बात सही है, ये ध्यान रखिएगा कि ये बात सही है कि राष्ट्रपति को, देखिए यहां पर एक बात बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि सरकार के 3 अंग है, ठीक है,
और जो फ्रेंच दार्शनिक जो मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के तीनों अंगों के जो पावर के सेपरेशन की बात की, जिसको हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो सेपरेशन ऑफ जो पावर है कि विधायिका का कार्य अपना अलग कार्य, कार्यपालिका का अपना अलग कार्य, न्यायपालिका का अपना अलग कार्य है, कोई एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारे हिंदुस्तान में सरकार के 3 अंग तो हैं, लेकिन सरकार के 3 अंग है तो जरूर, सबके अपनी अपनी जो है शक्तियां जो है वो डिवाइड है, लेकिन फिर भी हमारे जो है देश में पावर का जो सेपरेशन है उस अर्थ में, उस कह सकते हैं कि शुद्ध रूप में उस तरह से सेपरेशन नहीं है जिस तरह की कल्पना फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया और जिस तरह से अमेरिका में जो है वो क्या है कि लागू है। हमारे देश में क्या होता है कि कार्यपालिका का जो गठन होता है वो संसद के सदस्यों में से ही होता है, यानी कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका को हमेशा विश्वास मत सिद्ध करने की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं संसद कार्यपालिका के मामले में कुछ ना कुछ जो है वो क्या है कि इंटरफेयर करता है, कार्यपालिका को भी जो है जिम्मेदार होना पड़ता है संसद। तो यहाँ पे संसद और कार्यपालिका का उस तरह का सेपरेशन नहीं है जिस तरह से सेपरेशन जो है वहां पर अमेरिका में है और जिस तरह की कल्पना फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया। लेकिन अगर हम जुडिशियरी की बात करें तो जुडिशियरी भी जो है कहीं ना कहीं संसद या जो है कार्यपालिका से जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो है जुडिशियरी को विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो प्रदान किया है। और यही फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जहां पे होता है वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वहां पे जुडिशियरी अपेक्षाकृत कहने का मतलब यह हो गया कि रिलेटिवली विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में, जब हम अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम रिलेटिव सेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में अपेक्षाकृत उसे जो है वो क्या है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रदान किया गया। और ये जरूरी भी है, ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो होगा ना वहां पर उसकी विशेषता कभी भी जो है ये ध्यान रखिएगा, संघीय शासन की क्या विशेषता होती है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषता होती है, तो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उसमें जो जुडिशियरी होगा वो एक अपेक्षाकृत इंडिपेंडेंट स्टेटस को एंटरटेन करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो यहां पे देखिएगा कि अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो विधायिका जो है वो क्या है कि आपको हमेशा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे कार्य करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसके हिसाब से जजेस की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो यहां पर एक गुंजाइश बनती है, यहां पर एक गुंजाइश बनती है कि जो संघ की कार्यपालिका है हो सकता है कि न्यायपालिका के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करे, अपने हिसाब से जजेस की नियुक्ति करे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसका, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 217 124 कहता है, 217 कहता है हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। ठीक है ना। तो जब जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो संघ की कार्यपालिका है वो कार्यपालिका क्या करेगी, मंत्रिपरिषद क्या करेगी कि वो अपने पसंद के जजेस की वहां पे नियुक्ति कर देगा जो अपने पक्ष में हो सके। तो यहां पर क्या है कि यहां पर 1993 के पहले तो था, लेकिन 1993 से एक जो है पद्धति अपनाई गई जिसको कॉलेजियम प्रणाली कहकर पुकारा जाता है। आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 1993 से जो है इसको, और 2014 में इसको थोड़ा सा जो है मतलब कह सकते हैं कि इसके स्वरूप पर थोड़ा सा जो है फर्क डालने की कोशिश हुई थी, और जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बस शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा कि 1993 से कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन 5 को मिलाकर एक जो है वो क्या है कि एक समूह, एक कॉलेजियम जो है वो विकसित किया गया। और क्या करेगा कि ये जो कॉलेजियम है वो कॉलेजियम क्या करेगा कि वो जजेस के कुछ नाम देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, उस नाम में से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार
उसमें सेलेक्ट करना है, मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है व्यवस्था, आप कह सकते हो कि उसका मिसयूज वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसके जो है कह सकते हैं जिसमें जिसमें जुडिशियरी को अपेक्षाकृत इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रदान किया गया है। और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसी वजह से क्या हुआ कि जो कॉलेजियम प्रणाली 1993 ईस्वी में 1993 एडी में जो है उसको लाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश उसमें शामिल होते हैं। और ये जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश 5 जो मिलकर है, ये 5 मिलकर एक लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उस लिस्ट में मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार फिर उससे कुछ नाम को सिलेक्ट करते हैं, फिर वही नाम वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे या फिर हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम कर रहा है, लेकिन यहां पर एक अतिरिक्त जो पॉइंट जुड़ जाता है और वो जरूरी भी है, एक स्टेटस जो है इंडिपेंडेंट स्टेटस जुडिशियरी को प्रदान करने का। देखिए क्या होता है कि विधायिका, इसलिए आप देखिएगा बीच बीच में जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आती है, न्यायिक सक्रियता की बात आती है, ठीक है। फिर जो है फिर एक और वर्ड है जुडिशियल रिव्यू की बात आती है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है। क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा कि कार्यपालिका चूंकि संसद के सदस्य होते हैं, तो कार्यपालिका अगर संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, अगर अपनी मेजोरिटी जो है, जो भी सरकार बनाने वाली पार्टी है वो मेजोरिटी अगर सिद्ध कर लेती है, तो कार्यपालिका संसद का तो अंग है, लेकिन वो संसद में के दोनों सदनों में बहुमत होने की वजह से वो मनमाने तरीके से कुछ भी कर सकता है। तो मनमाने तरीके से करने पर उसके इस एक्शन पर, उसकी इस एक्टिविटी पर कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशियरी। और जुडिशियरी कंट्रोल तभी कर सकता है जब उसको हम इंडिपेंडेंट स्टेटस दें। अगर ये कॉलेजियम प्रणाली नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद अपनी इच्छा अनुसार जो है जिस जजेज को चाहेंगे वो नियुक्त करेंगे और संसद में मनमाना जो है वो क्या कि कानून पास कराकर फिर क्या होगा कि वो जो है अच्छा सुप्रीम कोर्ट को जो है देखने का संविधान का जो है वो गार्जियन है, ठीक है, गार्जियन है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भी जब जजेज हमारे हिसाब से हो जाएंगे, कार्यपालिका के हिसाब से, तो वहां पर भी क्या होगा, अपने फेवर में, परंतु पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या किया गया है कि जुडिशियरी को फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में वहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है प्रदान किया जाता है, उसकी एक विशेषता है। हालांकि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जहां फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वहां पे जो है वो क्या है कि वहां पर जाहिर सी बात है कि वहां पर संसद सर्वोपरि है, वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर है, लेकिन उस तरह का पावर नहीं होता है जिस तरह का पावर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यायिक शक्तियां। तो यहां पर कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जजेस की जो नियुक्ति है उसके बारे में, लेकिन जब हम न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो आपको यह मालूम होगा कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को जो है कुछ क्षमादान इत्यादि जो है शक्तियां, वो शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, जैसे क्षमा है, ठीक है। इसके बाद जो आपको पता होगा आर्टिकल कि एक जो है क्षमा हो गया, ठीक है। इसके बाद उसमें है प्रविलंबन, ठीक है, क्षमा है, प्रविलंबन हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इसके बाद विराम हो जाएगा, ठीक है। विराम के बाद परिहार हो जाएगा, परिहार के बाद लघुकरण हो जाएगा, ठीक है। परिहार के बाद लघुकरण हो जाएगा। तो ये सब राइट है, पार्डन है, ये जो है रिप्राइव है, ठीक है, रेस्पाइट है, रेमिशन है, फिर कम्यूटेशन है, ठीक है। ये जो राइट है ये राइट राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति जो सैन्य अदालतें हैं या फिर भारत के जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो भी कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उसमें बहुत सारी जो है राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं कि उसको वो क्षमा कर सकता है, उसको जो है कुछ देर के लिए टाल सकता है, विराम में विशेष परिस्थितियों में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। लघुकरण यानी कम्यूट कर सकता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन। तो बहुत सारे ऐसे जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कहलाएंगे। और यहां पर भी हम देखेंगे राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति जो करता है, तो नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है वो कार्यपालिका, लेकिन न्यायिक जो शक्तियां हैं वो न्यायिक शक्तियां इस रूप में जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति का देखिए एक दो बात और समझिएगा कि जब विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति में आर्टिकल 123 भी आता है, ठीक है। आर्टिकल 123 आता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का
पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। आर्टिकल 123 में इस बात की चर्चा है, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, चूंकि वो संसद का देखिए अंग है, जो विधायी जो अध्यादेश है ना, अध्यादेश इज जस्ट लाइक अ जो है लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यानी कि भारत की राष्ट्रपति को, चूंकि वो संसद के सदस्य, संसद के अभिन्न अंग है, और संसद के अभिन्न अंग होने की स्थिति में जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश में ऐसी कोई आत्यंतिक मामला, कुछ ऐसे अब्सोल्यूट या कुछ ऐसे मतलब जो है आत्यंतिक मामले उत्पन्न हो गए हो जिस पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि संसद का दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है, या संसद का एक सदन सत्र में हो, या संसद का एक सदन राज्यसभा सत्र में तो हो लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गया हो, तो ऐसा या उसका जो है वो क्या है, सत्रावसान हो गया हो, ठीक है, सत्रावसान हो गया हो, प्रोरोगेशन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिस पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। तो फिर क्या होगा, हम इंतजार तो नहीं करेंगे ना, हम संसद का सत्र बुलाएंगे, सारे सदस्य उपस्थित होंगे, फिर उसमें डिसीजन होगा, फिर डिसीजन लिए गए निर्णय, जो भी निर्णय होंगे उसके हिसाब से काम होगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 123 की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर दिया गया प्रोमलगेट करने का, ऑर्डिनेंस का जो है, ठीक है, यानी कि अध्यादेश जारी करने का उससे राइट जो है वो दिया गया। और उसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति जो भी घोषणा अध्यादेश के अंतर्गत करेगा, उसकी जो शक्तियां होती है वो संसद द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम की शक्तियों से कम नहीं होता है, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो अस्थायी, ठीक है, वो टेम्पोररी जो है वो क्या है कि फेज है या टेम्पोररी नेचर का होता है। हाँ, वो अस्थायी हो सकता है, तब हो सकता है जब संसद का सत्र फिर से अधिवेशन में आया, ठीक है, फिर उसमें उस अध्यादेश को रखा जाएगा और 6 सप्ताह के भीतर भीतर अगर उसको रेकमेंड कर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में फिर क्या हो जाएगा, फिर वो जो है वो अध्यादेश फिर वो कानून बन जाएगा, फिर वो एक अस्थायी नेचर का बन जाएगा। लेकिन अगर संसद जो है उसको रेकमेंड नहीं करती है, दोनों सदन जो है, तो ऐसे स्थिति में फिर 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति को ये जो अधिकार है, ये अधिकार क्या है, चूंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अध्यादेश की जो पावर है वो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम से कम नहीं होता है, ठीक है, यानी अध्यादेश जो है वो अधिनियम के तरह ही है, उसका नेचर, उसका स्वरूप, उसकी जो प्रकृति है उसी तरह की है। तो इसी वजह से राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम विधायी शक्ति के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियों की बात करें तो जैसे इसमें एक आता है आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, बल्कि जो है इसमें वित्तीय शक्तियां जो फाइनेंशियल पावर है, ठीक है, वित्तीय जो शक्तियां राष्ट्रपति की है, वो वित्तीय शक्तियां क्या होगा, फाइनेंशियल जो पावर्स है वो फाइनेंशियल पावर्स क्या होगा। तो आप देखिएगा राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि जो भी बहुत सारे ऐसे पावर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति में, जैसे बजट जो होता है, बजट का जब सत्र प्रारंभ होता है तो बजट के संबंध में राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि वो जो है उसके संबंध में वो एक भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। अच्छा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे जो धन विधेयक, मनी बिल वगैरह होता है, वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही जो है पारित होता है, ठीक है, पूर्वानुमति से ही जो है पारित होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। संचित निधि से जो भी धन निकाले जाते हैं मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के द्वारा, वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से जो है निकाले जाते हैं। तो इस तरह की जो भी जो है अधिकार है, इसका कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो भी 2-4 पॉइंट्स है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रपति के जो पावर है, वो राष्ट्रपति का पावर जो है वो क्या होगा, इस सबको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, फिर अलग से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां, आपको पता है आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है,
आर्टिकल 360 है, ठीक है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, ठीक है। अभी जस्ट लाइक जैसे चाइना के साथ एक जो स्थिति बनी हुई है, कन्फ्रंटेशन की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो है वो क्या है कि अगर युद्ध हो जाए, सपोज दैट जो है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अगर सिचुएशन है कि हाँ केवल एक क्षेत्र विशेष का एक मामला, लेकिन उसके उस युद्ध से पूरे भारत अगर उसमें प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के अंतर्गत की जा सकती है। तो ये हो गया। आर्टिकल 356 में क्या होता है कि अगर राज्य, ठीक है, अगर राज्य में जो संवैधानिक प्रावधान है, वो प्रावधान जो है वो क्या है कि वो फेल्योर हो रहा है, ठीक है, राज्य की जो सरकार है वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, संविधान के मान्यताओं के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जो है वो देखेंगे। वित्तीय आपात की घोषणा जो है हालांकि हिंदुस्तान में कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन अगर आप सोचो कि जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन, जो कोरोना संकट है, ठीक है, उसमें जो है पूरी व्यवस्था ठप हो गई, जीडीपी आपने देखा है कि कितना नीचे जो है वो चला जा रहा है, या उसका जो परसेंटेज दर है, ठीक है, ये सब जो चीजें सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर ऐसा हो सकता है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही जो है नुकसान पहुंचे, तो एक फाइनेंशियल जो है वो क्या है कि इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, ठीक है ना, की जा सकती है। कहने का मतलब है कि इस तरह की सिचुएशन सब एकदम, मतलब हमारे देश में सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन अभी तक किसी तरह का फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा जो है वो क्या है कि नहीं की गई है, ठीक है, नहीं की गई है, ये आपको जो है समझना है। तो ये जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ये जो है आपातकालीन शक्तियां हैं, इसको जो है आप ये कह सकते हो कि ये इमरजेंसी पावर है, ठीक है, इसका इस रूप में जो है वो क्या है कि डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है बहुत सारी और सारी शक्तियां, राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्ति में क्या होगा, राजदूतों की नियुक्ति करना, ठीक है, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना, उच्चायुक्त हो गया, ठीक है, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना, हाई कमिश्नर की नियुक्ति करना। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, राजदूत जो है और उच्चायुक्त जो है, उच्चायुक्त जो कॉमनवेल्थ राष्ट्र होते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा, ठीक है, तो ब्रिटेन और उसके कॉमनवेल्थ जो सदस्य होते हैं उनमें आपस में जब नियुक्ति होती है तो उसको हाई कमिश्नर, उसको उच्चायुक्त कहा जाता है। और राजदूत होता है जो कॉमनवेल्थ राष्ट्र का सदस्य नहीं है, ठीक है, जो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा, मान लीजिए, उन सारे देशों में जो नियुक्ति होती है वो राजदूत कहकर जो है, जहां तक मैं जानता हूं कि उसमें राजदूतों की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये सारे जो पावर्स हैं, ठीक है, इस तरह के और छोटे मोटे पावर हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यही है राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का डिवीजन की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम उसका विभाजन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो है हमने आपको अभी तक बताया कि राष्ट्रपति की कौन कौन से पावर की बात की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, जो हमारा टॉपिक है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तैयार करना था, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, हम लोग इसको देखेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति को डिफाइन करना हो तो इसका मतलब है काम काज करने की शक्ति, काम काज करने की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। टोकन हेड कह सकते हैं, नॉमिनल हेड कह सकते हैं, नाम मात्र का प्रधान है। और नाम मात्र का प्रधान होने की वजह से, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान होने की वजह से
राष्ट्रपति को क्या है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति है लेकिन इसका दिमाग कौन है, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है, लेकिन इसका जो विवेक है, इसका आप कह सकते हो दिमाग या विवेक जो है वो कौन है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का विवेक, मंत्रिपरिषद जो है वो दिमाग है, विवेक है, किसका है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को अपने हिसाब से शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। कुछ मामले में है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कुछ मामले में उसके अधिकार हैं, और वो अधिकार जो है विवेकाधीन शक्तियां कहलाती है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां कहलाती है। वर्ड आप समझे रहिएगा, ठीक है। इसको डिस्क्रेशनरी पावर कहा जाता है, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और उसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल जो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 75 समझिए। आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा कि वो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता हैं उनको जो है वो क्या है कि उन्हें जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, ठीक है। उन्हें बहुमत प्राप्त जो दल है उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, और उसका जो नेता होगा उस नेता को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कभी ऐसी बात समझिए कि जो भी बहुमत प्राप्त दल है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि वहां पर कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है, ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, और हर कोई जो है वो क्या है कि अपने गठबंधन के साथ दावा कर रहा है कि मैं मेजोरिटी सिद्ध कर सकता हूं। कोई दूसरा जो दल है जिसको जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कुछ अन्य दलों के सहयोग से वो कह रहा है कि नहीं, मेरे जो संगठन है, मेरा जो गठबंधन है, उस गठबंधन को बहुमत हासिल हो सकता है, ये कहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति को वहां पर एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, उससे जो एक विवेकाधीन शक्तियां देती है। वहां पर किसी मंत्रिपरिषद के सलाह पे तो काम करना नहीं है, वहां पे तो वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है। वहां पर उससे ये लगता है कि वो फिर उससे जो है उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिस पर उसका भरोसा है, ठीक है, जिस पर उसे लगता है कि वो अपनी बहुमत को सिद्ध कर सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसे क्या है कि मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर, तो एक बात समझिएगा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से तो कोई काम करेगा नहीं, तो राष्ट्रपति का दिमाग कौन हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का विवेक कौन है, मंत्रिपरिषद। जो कहेगा वही जो है वो करना होगा। जैसे बजट के समय में बजट के पहले का जो भाषण पढ़ा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो संसद के सदनों को जो अभिभाषण देते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में जो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है, तो ये सब जो वहां पर जो भी स्पीचेज होते हैं ना, वो सारे स्पीचेज जो है वो भारत के मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या कार्यपालिका जो वास्तविक प्रधान होते हैं उसके द्वारा दिए गए, सौंपे गए जो भाषण होते हैं उसी भाषण को वो पढ़ते हैं। इसलिए यहां पर जो है आप राष्ट्रपति को जो है कुछ ऐसा, अगर आप उससे मतलब जो है मत आप समर्थन नहीं करते हैं या आप लगता है आप उससे सहमत नहीं है, तो आप राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते हैं, या राष्ट्रपति की आलोचना करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहां पर जो कुछ भी होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है, तो आलोचना आप जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति का ना करके प्रधानमंत्री का होता है या मंत्रिपरिषद का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है बात। तो यहां पर जो है ये हो गया। अब ऐसी स्थिति में ठीक है, अब हम जो है देखा कि जो है वो दिमाग ये है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही जो भी कार्यपालिका कार्य ये करते हैं, तो वो कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है, ठीक है। भले ही मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा,
तो वो क्या है, इस बात को अगर समझना है तो उसमें देखिए सबसे पहली बात समझिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो क्या है कि क्या क्या है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। और अब मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार करेगा, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कि राष्ट्रपति कर क्या क्या रहा है, क्या क्या वो काम काज क्या क्या कर रहा है, ये चीज हमें समझना, ठीक है। यही हो जाएगा कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। पहला हो गया कि जो है आर्टिकल 75 ये कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 75 ये कहता है बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए कहेगा, सरकार बनाने के लिए कहता है, के लिए कहता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और अगर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल नहीं है तो उस दल को कहेगा या उस गठबंधन को कहेगा जिस पर उसका भरोसा है कि वो जो है सरकार बना सकता है, वो अपनी बहुमत सिद्ध कर सकता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये कहा जाता है कि आर्टिकल अगर हम 76 की बात कर लें, पहले ही बात कर लें, ठीक है, वो क्या है, महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। लेकिन अब ये जो है महान्यायवादी जो है वो क्या है, अटॉर्नी, इसको अलग से भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता चलूंगा ताकि जो है अभी एग्जाम वगैरह कोई भी होगा तो ये सारे प्रश्न जो है उसके अंदर से आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं एलाबोरेटेड फॉर्म में जो है उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको मालूम है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, विधि अधिकारी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, जो भारत का मंत्रिपरिषद, जो कार्यपालिका राष्ट्रपति, उनको जो भी सजेशन चाहिए कानून से के संबंध में वो महान्यायवादी से सलाह जो है वो करता है, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अक्सर जो है देखिए शब्द जो जो सुनते रहते हैं वो आप समझ जाइए, महाधिवक्ता आप सुनते होंगे, आप महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल सुनते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप सुनते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्याय भी करता कहा जाता है, आप सुनते होंगे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये शब्द जो है क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप सुनते होंगे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आप सुनते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आप लॉयर सुनते होंगे, आप एडवोकेट सुनते होंगे, आप एलएलएम की बात करते हैं, आप एलएलबी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजों का मतलब होता है और उन सारे मतलब को अगर आप समझ जाते हो ना तो आप जो है आप देखेंगे जो महात्मा गांधी को लंदन से जो वकालत की डिग्री मिली थी, ठीक है, वो जो कानून की डिग्री मिली थी उसको उन्हें जो है बैरिस्टर कहा गया। तो बैरिस्टर कहा गया, हिंदुस्तान में तो बैरिस्टर कहा नहीं जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान में लॉयर कहा जाएगा या फिर जो है वो क्या कहा जाएगा, एडवोकेट कहा जाएगा। तो ये सब जो है ना इसका मतलब होता है और जब तक ये मतलब आप नहीं समझोगे आप सुनते रहेंगे हवा हवाई, बात कुछ समझ में नहीं आएगी। तो यहां पर एक बात समझिएगा, बस यहीं पे शॉर्ट में बता दे रहा हूं, हालांकि ये मेरा अलग टॉपिक है, इसके बारे में अलग से मैं बात करूंगा। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो जो है वो कौन हो जाएगा, महान्यायवादी। अब आप बोलोगे इसकी क्यों नियुक्ति होती है, तो आप इस चीज को समझिए कि हमारे देश में, अब ऐसे समझिएगा कि हमारे देश में क्या है कि भारत में संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए जो योग्यता हमने आपको बताई, आप जानते होंगे, उसमें क्या है कि भारत का नागरिक हो, एक उम्र जो है ये फिक्स किया गया 25 साल 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होनी चाहिए, कुछ इस तरह से कैटेगराइजेशन जो है वो किया गया। लेकिन कहीं पर देखिएगा कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो वहां पर क्वालिफिकेशन के तौर पे नहीं माना गया कि कोई बीए होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, ऐसा एमए होना चाहिए, एमए इन पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए तभी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और आप संसद में पहुंच गए और सरकार भी बना लिया तो सरकार कोई मतलब जो है कोई सामान्य काम तो नहीं है ना, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, ठीक है। तो टेक्निकल सपोर्ट जो है
कह सकते हैं कि जो करने वाले बहुत सारे जो जो कह सकते हैं कि बहुत सारी बातों की गूढ़, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि भारत और चाइना के बीच या फिर हमारे जो है इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है या जो हमारे विदेश नीति आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी है, तो वो फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रहा है, सही है या नहीं है, ये जाहिर सी बात है कि अचानक कोई डिसीजन नहीं होता है। उस डिसीजन पर पूरा विचार विमर्श होता है, पूरे जितने भी सबके कैबिनेट सचिव वगैरह होते हैं सब लोग उसमें लगे होते हैं, उसमें पढ़े लिखे वर्ग होते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो है सांसद सदस्यों के भरोसे छोड़ दोगे तो उनमें चूंकि एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं कि उनको किसी चीज की बारीकी को समझते होंगे ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन का कोई मतलब तो होगा ना। अगर आप जो है सोचो क्लर्क बनोगे तो आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, छोटी छोटी नौकरियों में जाने के लिए तमाम तरह की जो है वहां पर फॉर्मेलिटीज है, कई स्टेज में है। आप क्लर्क बनने के लिए, लेकिन सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, किसी मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा एक जो है वो क्या है कि पैराडॉक्सेस, मैं कहूंगा कि ये पैराडॉक्सेस है। हालांकि मैं मतलब जो है ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, इस पर कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई इत्तेफाक रखे ही रखे। तो यहां पर जो है वो क्या होता है, अब जैसे देखिए कि बहुत सारे जो है कानून संबंधी मामले भी आते हैं, बहुत टेक्निकल होता है। तो हमारे देश के मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के जो भी जो है अंग होते हैं, क्या उनको जानकारी होगी ही कानून की? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो है महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसीलिए महान्यायवादी की जो योग्यता होती है ना, वो योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। तो ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि हो जाएगा, ये प्रथम न्याय ये हो जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी के सपोर्ट के लिए एक जो है और भी मतलब जो है पद है, वो है महान्यायाधिकर्ता। महान्यायाधिकर्ता, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इन्हें जो सपोर्ट करता है महान्यायाधिकर्ता को, उससे कहा जाएगा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है कि आपको याद रखना है, यही जो है आप देखिएगा आर्टिकल 165 की अगर बात करें तो राज्यों में राज्य की जो कार्यपालिका है उसके लिए जो सलाह मशविरा का कार्य करता है उसको महाधिवक्ता कहा जाता है, उससे महाधिवक्ता कहकर पुकारा जाता है। आर्टिकल 165 में इसका जिक्र है और इसे को इंग्लिश में कहेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के सपोर्ट करने के लिए महान्याय भी करता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया महान्यायवादी, लेकिन सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया की बात आएगी तो वो हो जाएंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्याय भी करता होगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति संबंधी जो अधिकार हैं कार्यपालिका अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो हो गया 76, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा कि जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है कि आर्टिकल 77 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका का जो कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर जो भी जो है कार्य होगा संघ की कार्यपालिका, संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और इसीलिए राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है, आर्टिकल 78 जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो संघ के मंत्रिपरिषद, यूनियन जो मिनिस्टर, संघ के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की वो जानकारी प्राप्त करे, निर्णय की वह जानकारी प्राप्त करे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 77 ये कहता है संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 78 ये कहता है कि संघ के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर जो है कोई मतलब जो है जानकारी हासिल करना चाहता है तो वो क्या है कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि वो संघ के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए जो निर्णय है उस निर्णय को जो है वो क्या करे
कि वो जो है संघ के मतलब वो जो है उसको राष्ट्रपति को जानकारी दे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को यह भी पावर होता है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी एक सदस्य अगर वो सेल्फ कोई डिसीजन लेता है तो राष्ट्रपति जो है वो मतलब इस बात की उम्मीद कर सकता है कि उस मंत्री के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए जो निर्णय है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच रखा जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 78 के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट की अगर बात करें आर्टिकल 70, ठीक है, ये कितना हो गया 3, अब चौथी बात अगर आप देखिएगा वो हो जाएगा आपका जो है कंट्रोलर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक एवं, मैं वही बता रहा हूं ना जिससे जिससे सवाल आते रहते हैं, ठीक है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में कहा जाता है कैग, और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है की नियुक्ति। सब याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम क्या है, तो अब आप देखिए संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका जो है वो क्या करता है कि जाहिर सी बात है कि उसको राइट है कि जो है कि संसद के स्वीकृति के पश्चात वो क्या करे कि वो विभिन्न जो है प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, ठीक है, रक्षा विभाग से संबंधित जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे हथियारों को खरीदना है, तमाम तरह के जो है वो क्या है कि सरकार को काम करने पड़ते हैं और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब धन की जो आवश्यकता है वो संसद द्वारा पारित भी करा दिया गया, ठीक है, पारित करा दिया गया, लेकिन क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन मदों के लिए उस धन को जो है वो क्या है कि मांगा गया, धन को प्राप्त किया गया, उन मदों पर हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कैग होता है, ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, वो क्या करता है, इसकी तकनीकी पक्ष जो है और इसकी जो है वो सूक्ष्मता से क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो ये जो है वो क्या है, अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिएगा 4 हो गया, इसके बाद 5 देखिएगा कि आर्टिकल अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति हो गया। ठीक है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 239 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों में, संघ शासित प्रदेशों यानी यूटी में उपराज्यपालों की नियुक्ति, उपराज्यपालों या प्रशासकों की नियुक्ति। कहीं कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और कहीं कहीं होता है प्रशासकों की नियुक्ति, एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे चंडीगढ़ का आप कभी नहीं सुनेंगे कि चंडीगढ़ का एलजी, दिल्ली का एलजी सुनेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी एलजी है, लेकिन चंडीगढ़ में जो है आप सुनेंगे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो 239 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या है कि राज्य संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपालों की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद 5 में जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप देखिएगा कि 6 में आप देखिएगा आर्टिकल 124 में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की नियुक्ति। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। 217 में
जजेज ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा, जजेज ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि जो है राष्ट्रपति बहुत सारे आयोगों की, ठीक है, बहुत सारे आयोग का गठन भी करता है। 6 हो गया। 7 अनेक आयोगों या परिषद का गठन, परिषद का गठन। ठीक है, अनेक आयोगों या परिषदों का गठन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आर्टिकल 263, इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, परिषद का गठन करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन करता है। अभी सब ये सब क्या काम है, ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन करता है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 316 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करता है, ठीक है, आर्टिकल 316। फिर आप देखिएगा आर्टिकल 338 की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है, आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 का ठीक है, अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। ठीक है, पहले क्या था ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ये पहले एक था। फिर 2003 में एक संशोधन करके इसको अलग अलग किया गया। तो आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, जबकि अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत ये किया गया था, आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। और ये जो है जोड़ा गया था, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, 89 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्रिएटेड, सृजित। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। इसी तरह से आर्टिकल 340 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो ये सब इस तरह से बहुत सारे जो है, आप इसके अतिरिक्त जो है आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग का गठन, और देखिए मैं इसके थ्रू जो है वो क्या कर रहा हूं, मैं इसलिए इतनी बातें अनुच्छेद आर्टिकल बता दे रहा हूं क्योंकि ये सब सवाल जो है ना वो क्या है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से जो है आर्टिकल में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है,
कि इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की, ये सीधा सीधा सवाल आ जाता है। और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है कि एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आर्टिकल्स वगैरह सब, ये आप जो है ज़रूर जो है इसको ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 8वां जो है, संघ के जितने भी कार्यपालिका है ना, वास्तविक जो अस्थायी और अस्थायी होते हैं, वो सब के सब जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद 8वां जो है वो क्या है कि आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, ठीक है, के जजेस की नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति, ठीक है। 1993 से कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गया, कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज, ठीक है। 1993 से कॉलेजियम प्रणाली लागू है, जिसमें 5 जजों की जो है एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक पीठ होता है आप कह सकते हो, वो जो है जजेज की नियुक्ति से संबंधित है। जिस भी जजेज की नियुक्ति करनी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में, उसका एक लिस्ट जो है वो क्या करता है कि राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसमें से जजेस की नियुक्ति करता है, ठीक है। 1993 से, और ये जो है 2014 में एक जो है वो क्या है कि NJAC लाया गया, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, लाया गया। और 2015 से जो है वो क्या हुआ, 2014 से ये लाया गया, और इसके लिए 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। जब जजेज वगैरह सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो उसमें और भी डिटेल में बात करेंगे। ये जो है 2014-15 में आया, ठीक है ना। तो ये पारित हो गया, लेकिन क्या हुआ 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जो है वो क्या है कि एक निर्णय से इसको असंवैधानिक बता दिया गया, ठीक है। बाद में इसे असंवैधानिक बताया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, असंवैधानिक बता दिया, असंवैधानिक बताया। इसी को 4th जजेज केस के नाम से जाना जाता है, 4th जजेज केस के नाम से जाना जाता है। फिर से वापस क्या आ गया, वापस जो है वो यही कॉलेजियम प्रणाली आ गया। वापस आ गया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जजेज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसे कॉलेजियम प्रणाली जो सजेस्ट करता है, उसी सजेस्ट किए गए जो लिस्ट होते हैं जजेस का, उसी लिस्ट में से किसी का चयन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद ही जो है राष्ट्रपति का विवेक है, राष्ट्रपति का मस्तिष्क है, राष्ट्रपति का दिमाग है, उसको उसके हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ पे उसको कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उससे डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो मिला होता है, और उसी में हमने एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल ये दिया था कि जब किसी चुनाव में संसद में कोई स्पष्ट बहुमत जो है किसी पार्टी को नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहाँ पे वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके उस दल को बुलाता है जिस पर उसको लगता है
कि वहाँ पर जो है उसे वो बहुमत सिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है, लेकिन फिलहाल ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है और ये लाजमी भी है, क्योंकि संसदीय शासन की व्यवस्था में राष्ट्रपति को नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद को ठोस कार्य दिया गया, वास्तविक प्रधान बनाया गया है और ये मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के सदस्यों का विश्वास जीतकर ही उसे कार्य जो है वो करना पड़ता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की यह पेशकश जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की जो है हम विधायी शक्तियों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।